रात के खाने की मेज पर सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ चम्मच और प्लेट के टकराने की आवाजें आ रही थी। लेकिन यह सन्नाटा सुकून का नहीं बल्कि आने वाले तूफान का संकेत था। सुचित्रा देवी अपनी कुर्सी पर बैठी चुपचाप खाना खा रही थी, लेकिन उनकी पैनी नजरें सब कुछ भांप रही थी। उनके सामने उनका बेटा पवन और बहू रूही इशारों इशारों में कुछ बातें कर रहे थे। मेज के एक कोने पर सिमटी सिकुड़ी सी बैठी थी कावेरी। कावेरी सुचित्रा देवी की बेटी। 6 महीने पहले वह अपने पति के घर से वापस आई थी। उसका विवाह एक बहुत बड़े घर में हुआ था, लेकिन वहां दहेज और मानसिक प्रताड़ना ने उसे तोड़ दिया था। जब पानी सिर से ऊपर चला गया तो उसने वह नर्क छोड़ने का फैसला किया और अपने मायके लौट आई। रोही ने जानबूझकर पानी का जग मेज पर जोर से रखा। पवन, आज फिर बिजली का बिल 5,000 आया है। समझ नहीं आता, घर में इतने लोग बढ़ गए हैं तो खर्चा तो बढ़ेगा ही। अब तो राशन भी 15 दिन में ही खत्म हो जाता है। कावेरी का हाथ खाने के निवाले पर ही रुक गया। उसने धीरे से अपनी प्लेट आगे खिसका दी और उठने लगी। अरे क्या हुआ दीदी, खाना तो पूरा खा लीजिए। रोही ने मीठी छुरी चलाते हुए कहा। वैसे मैंने सुना है आजकल रेंट पर फ्लैट्स काफी सस्ते मिल रहे हैं शहर के दूसरे कोने में। अगर कोई इंडिपेंडेंटली रहना चाहे तो अच्छा ऑप्शन है। कावेरी की आंखों में आंसू आ गए। वह बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली गई। सुचित्रा देवी ने खाना छोड़ दिया और हाथ धोकर उठ गई। पवन और रोही ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। उनका प्लान काम कर रहा था। उन्हें लगता था कि कावेरी अब शर्मिंदा होकर खुद ही घर छोड़ देगी। अगली सुबह रविवार था। पवन ने चाय पीते हुए सुचित्रा देवी से बात छेड़ी। माँ, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। पवन ने भूमिका बांधी। बोले, सुचित्रा देवी ने अखबार से नजरें हटाए बिना कहा। माँ, कावेरी को यहाँ आए हुए 6 महीने हो गए हैं। आस पड़ोस में लोग बातें बनाने लगे हैं कब तक वह हमारे साथ रहेगी। उसका पति तो उसे वापस लेने से रहा। अब उसकी जिंदगी का क्या प्लान है? तो तुझे क्या लगता है क्या प्लान होना चाहिए? सुचित्रा देवी ने शांत स्वर में पूछा। रोही तुरंत बीच में कूद पड़ी। मम्मी जी, हमारा मतलब है कि पवन की कमाई सीमित है, हमारे बच्चों का भविष्य भी है। ननद जी पढ़ी लिखी हैं, अगर वो अलग रहकर नौकरी करे तो उनके लिए भी अच्छा होगा और हमारी प्राइवेसी भी बनी रहेगी। हम कब तक उनका बोझ उठाएंगे? बोझ? सुचित्रा देवी ने चश्मा उतार कर मेज पर रखा। तुम्हें कावेरी बोझ लगती है? माँ, प्रैक्टिकल बनिए, पवन ने झुझलाते हुए कहा। समाज का नियम है कि शादी के बाद लड़कियां पराई हो जाती है। वो मेहमान बनकर आए तो ठीक, पर ऐसे परमानेंट रहना यह मेरे और रूही के रिश्ते पर असर डाल रहा है। घर छोटा पड़ने लगा है। सुचित्रा देवी कुछ बोलने ही वाली थी कि अंदर से कावेरी अपना सूटकेस लेकर बाहर आ गई। उसकी आंखें सोची हुई थी। भैया भाभी, आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने अपनी सहेली से बात कर ली है। मैं आज ही पीजी में शिफ्ट हो रही हूँ। माँ, मुझे माफ करना। मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण इस घर में झगड़े हो। कावेरी ने सुचित्रा देवी के पैर छुए और दरवाजे की तरफ बढ़ी। पवन के चेहरे पर राहत की सांस थी। रुक जा कावेरी, सुचित्रा देवी की आवाज हॉल में गूंजी, इतनी सख्त और बुलंद कि पवन भी सहम गया। सुचित्रा देवी उठी और कावेरी के हाथ से सूटकेस छीनकर सोफे पर फेंक दिया। फिर वो पलटी और पवन और रोही के सामने आकर खड़ी हो गई। बैठ जाओ तुम दोनों, सुचित्रा देवी ने आदेश दिया। माँ, अब क्या ड्रामा है? वो खुद जाना चाहती हैं, रोही ने कहा। मैंने कहा बैठ जाओ। सुचित्रा देवी की आवाज में वो कड़कपन था जो उन्होंने सालों तक एक स्कूल प्रिंसिपल रहते हुए बनाए रखा था। सुचित्रा देवी अपनी अलमारी से एक फाइल लेकर आई और उसे मेज पर पटक दिया। पवन, तुझे क्या लगता है कि यह घर तेरा है? सुचित्रा देवी ने पूछा। बिल्कुल माँ, पापा के जाने के बाद तो कानूनन वारिस मैं ही हूँ।
पवन ने हक से कहा, बेटा हूँ मैं इस घर का। सुचित्रा देवी ने एक कड़वी मुस्कान के साथ फाइल खोली। तुम्हारे पापा बहुत समझदार इंसान थे पवन। उन्हें पता था कि एक दिन ऐसा आ सकता है। यह वसीयत है जो उन्होंने मरने से 1 महीने पहले लिखी थी। और यह घर के कागज हैं। रोही की नजरें फाइल पर गड़ गई। इस वसीयत के मुताबिक सुचित्रा देवी ने पढ़ना शुरू किया। स्वर्गीय श्री राम नारायण जी ने अपनी सारी चल और अचल संपत्ति यानी यह घर, गांव की जमीन और बैंक बैलेंस मेरी यानी अपनी पत्नी सुमित्रा के नाम किया है। और मेरे बाद सुमित्रा देवी रुकी और पवन की आंखों में देखा। मेरे बाद यह संपत्ति मेरे दोनों बच्चों पवन और कावेरी में बराबर बटेगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। रोही का मुंह खुला का खुला रह गया। माँ, यह कैसे हो सकता है? कावेरी की शादी में हमने 20 लाख खर्च किए थे। वो उसका हिस्सा था। अब इस घर में उसका क्या काम? वो शादी का खर्चा था। उसकी खुशी के लिए किया गया दान था, संपत्ति का बंटवारा नहीं। सुचित्रा देवी ने डपट कर कहा। और सुन पवन, तो खर्चे की बात करता है। चल आज हिसाब कर ही लेते हैं। सुचित्रा देवी ने डायरी का एक पन्ना पलटा। कावेरी की शादी से पहले जब तुम्हारे पापा को हार्ट अटैक आया था और बाईपास सर्जरी हुई थी, उसमें 5 लाख रुपए लगे थे। तब तो अपनी MBA की पढ़ाई कर रहा था और एक पैसा नहीं कमाता था। वो 5 लाख रुपए कावेरी ने अपनी नौकरी की सेविंग्स और अपना PF तुड़वा कर दिए थे। याद है तुझे? पवन की नजरें झुक गई। और सुन, सुचित्रा देवी ने रोही की तरफ देखा। जब तुम इस घर में नई नई आई थी रोही, और तुम्हें अपनी बुटीक खोलनी थी, तो पवन के पास पैसे नहीं थे। कावेरी ने अपनी शादी में मिले सोने के कंगन बेचकर तुम्हें 2 लाख रुपए दिए थे। क्या वो बोझ था? रोही पसीने पसीने हो गई। तुम दोनों की याददाश्त कमजोर हो सकती है, पर मेरी नहीं। सुचित्रा देवी का स्वर अब और भी गंभीर हो गया। तुम लोगों को लगता है कि कावेरी यहाँ मुफ्त की रोटियां तोड़ रही है? पिछले 6 महीने से घर का राशन, बिजली का बिल और मेरी दवाइयों का आधा खर्चा कावेरी फ्रीलांस सिंह की कमाई से चुपचाप मेरे अकाउंट में डाल रही है। उसने मुझे कसम दी थी कि मैं तुम्हें न बताऊं, ताकि तुम्हें शर्मिंदगी न हो। और तुम उसे बोझ कह रहे हो? कावेरी रो रही थी। माँ, रहने दो। नहीं कावेरी, आज नहीं। सुचित्रा देवी ने उसे चुप कराया। फिर उन्होंने पवन के पास जाकर उसका कॉलर ठीक किया, जैसे बचपन में स्कूल भेजते वक्त करती थी। लेकिन आज उस स्पर्श में प्यार नहीं, चेतावनी थी। बेटा पवन और बहू रूही, अच्छे से सुन लो। तो कोई बोझ नहीं है बेटा। कावेरी, इस घर पर तेरा भी उतना ही अधिकार है जितना बाकी सबका। और हाँ, यदि किसी को कावेरी के यहाँ रहने से दिक्कत है तो ये उसकी समस्या है, कावेरी नहीं। याद रखो, इसके पिता की संपत्ति पर बेटे का भी आधा अधिकार है। और ये मेरा आखिरी फैसला है कि कावेरी अब इसी घर में रहेगी, अपने घर में रहेगी। सुचित्रा देवी एक पल रुकी और फिर वो ब्रह्मास्त्र चलाया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। और अगर तुम लोगों को लगता है कि प्राइवेसी की कमी है या घर छोटा है, तो मैंने वकीलों से बात कर ली है। हम इस घर का बंटवारा अभी कर सकते हैं। घर बिकेगा, आधा पैसा कावेरी का, आधा मेरा। तुम अपना हिस्सा लेकर जहाँ चाहे महल बना लो। मुझे और कावेरी को एक छोटा फ्लैट काफी होगा। यह सुनते ही पवन और रोही के होश उड़ गए। यह घर शहर के पास इलाके में था जिसकी कीमत करोड़ों में थी। अगर यह हाथ से गया तो वे किराए के मकान में आ जाएंगे। उनकी सारी अकड़ एक पल में हवा हो गई। पवन तुरंत कावेरी के पास गया और उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं माँ, बंटवारे की क्या जरूरत है? कावेरी मेरी बहन है, वो कहीं नहीं जाएगी। मुझसे गलती हो गई। मैं बस थोड़ा तनाव में था। रोही भी रंग बदलते हुए बोली, हाँ मम्मी जी, आप तो नाराज हो गई। कावेरी दीदी तो घर की रौनक है, वो क्यों जाएंगी? हम सब मिलजुल कर रहेंगे। सुचित्रा देवी जानती थी कि यह बदलाव प्रेम का नहीं बल्कि डर और लालच का है। लेकिन उन्हें यह भी पता था कि कभी कभी अपनों को लाइन पर लाने के लिए कानून का डंडा दिखाना जरूरी होता है। उन्होंने कावेरी को गले लगाया। देख लिया बेटा,
जब तक तू अपनी नजरों में कमजोर रहेगी, दुनिया तुझे दबाएगी। जिस दिन तुझे अपने अधिकार और अपनी कीमत पता चल जाएगी, उस दिन कोई तुझे घर से निकालने की जरूरत नहीं करेगा। यह घर तेरा है, किसी की खैरात नहीं। कावेरी ने उस दिन अपने आंसू पोंछे। उसे समझ आ गया कि माँ ने उसे सिर्फ घर में पनाह नहीं दी, बल्कि उसका खोया हुआ आत्मसम्मान लौटाया है। उसने अपना सूटकेस उठाया और वापस अपने कमरे में ले गई। इस बार मेहमान बनकर नहीं, बल्कि इस घर की मालकिन बनकर। उस रात के बाद घर का माहौल बदल गया। रूही और पवन की आवाजें नीचे हो गई। कावेरी ने अपनी नौकरी फिर से शुरू की और शान से रहने लगी। सुचित्रा देवी ने साबित कर दिया कि एक माँ अगर ममता की मूरत है तो जरूरत पड़ने पर न्याय की देवी भी बन सकती है। दोस्तों, हमारे समाज में अक्सर लड़कियों को सिखाया जाता है कि शादी के बाद पिता का घर उनका नहीं रहता, लेकिन कानून और मानवता दोनों यही कहते हैं कि बेटी चाहे कुंवारी हो, शादीशुदा हो या तलाकशुदा, पिता के घर पर उसका अधिकार बेटे के बराबर ही होता है। मुसीबत के समय अगर भाई साथ न दे तो लड़कियों को खुद अपने हकों के लिए खड़ा होना चाहिए और माताओं को भी सुचित्रा देवी की तरह निष्पक्ष होकर अपनी बेटी की ढाल बनना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट में जरूर बताना। और अगर कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।